इरफान सिद्दीकी साहब, क्योंकि सिफारतकारी भी बड़ी ज़बरदस्त हुई पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े के बाद, हर महाज पर पाकिस्तान की पजीराई भी हुई और पाकिस्तान को फतह भी हुई। लेकिन अब जो भारत करने जा रहा है, जैसे बार बार साबिक सिफारतकार भी कह रहे थे कि आइसोलेशन का सामना है उसे सिफारती महाज पर, वो अब एक झूठे बयानिए को लेकर के तमाम ममालिक के सामने रखने जा रहे हैं। क्या हमने ये सोचा है कि एक बड़ी, जिसे कहते तख्लीकी सिफारतकारी करनी होगी अब, जिसमें हमें पूरी दुनिया को ये बताना होगा कि भारत ने किस किस्म की जारियत की और जो उसने नेगोशिएशंस के हवाले से वो जो रखता है एक मिजाज जो कि वो नहीं करना चाहता, तवातुर से कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो टेररिज्म पे बात करेंगे और सिर्फ वो बात करेंगे तो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर पर बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया नादिया, आपने बड़ी तफसील से तमाम हालात का जायज़ा भी लिया और तमाम जाविये से इस कन्फ्लिक्ट को देखा, सफारती और सियासी लिहाज से भी, अस्करी लिहाज से भी, और इसके माबाद जो असरात कायम हो सकते हैं उनकी तरफ भी आप इशारा फरमा रही हैं। बात यह है कि भारत अगर अब इस तरह की किसी मुहिम पे निकलता है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया को कायल कराए अपने बयानिए के ऊपर, तो मेरा ख्याल है देर हो चुकी है, ताख़ीर हो चुकी है। हर चीज़ का एक वक्त होता है। जिस वक्त ये पहलगाम हुआ, अगर उसके फ़ौरन बाद जो कार्रवाई आज करने जा रहा है भारत, वो उस वक्त करता और दुनिया को वाकई कायल करने की कोशिश करता कि ये पाकिस्तान का किया धरा है और उसके कुछ शवाहिद लाता, उसके कुछ सबूत लाता, उसके कोई ऐसी चीज़ें सामने लेके आता, दस्तावेज़ात, जो दुनिया देखती और उसकी बात पे यकीन कर लेती। हमने तो ये कहा भी कि भाई आप इसकी तहकीकात करा लें, तफ्तीश करा लें, किसी इंटरनेशनल फोरम से करा लें, किसी एजेंसी से करा लें। सही। वो नहीं माना। दैट वाज द टाइम कि वो अपने नैरेटिव को इस्टेब्लिश कर सकता था। उसने अपने नैरेटिव को 10 मिनट के अंदर अंदर एक FIR में बदला, उसके बाद पूरी तरह पाकिस्तान पे मलबा डाला, कुछ नहीं सुना दुनिया क्या कह रही है, कुछ नहीं बताया दुनिया को क्या हुआ, और हम पे चढ़ दौड़ा। और चढ़ दौड़ने के बाद वो 3-4 दिन तक मुसलसल अपनी इसी मश्क में लगा रहा कि शायद वो पाकिस्तान को नीचा दिखा देगा, शायद पाकिस्तान के जो अज़्म दफ़ा है उसको ख़त्म कर देगा, लेकिन वो नहीं कर पाया। अब जबकि वो शिकस्त खा गया, अस्करी शिकस्त खा गया, सियासी शिकस्त खा गया, सिफारती शिकस्त खा गया, अब वो पहलगाम का अगर ढंढोरा पीटने जाता है और घोड़े के आगे गाड़ी जोतने की कोशिश करता है, तो मेरा ख्याल नहीं है कि अब उसकी पजीराई होने वाली है। इंडिया को ये देख लेना चाहिए और सबक लेना चाहिए कि पाकिस्तान के जो डिक्लेयर्ड फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, वो उसके साथ खड़े रहे। जो पाकिस्तान के डिक्लेयर्ड फ्रेंड नहीं थे, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं गए। लेकिन इंडिया के साथ सिवाय इसराइल ने जो उसकी मदद की, दुनिया का कोई मुल्क नहीं खड़ा हुआ। जिन लोगों पे तकिया था, जिन हुकूमतों पे तकिया था, जिन लीडरों पे तकिया था, वो भी गैर जानबदार हो गए, इस सारी सूरत हाल को एक दूसरे जाविये से देखने लगे। तो भारत एक मुकम्मल हमागीर, हमा पहलू, हमा जाविया शिकस्त खा चुका है। अब वो जो भी करना चाहेगा, मेरा ख्याल नहीं है कि वो अपनी जो साख है उसे बहाल कर पाएगा, और जो उसके माथे पे एक शिकस्त का दाग लग चुका है वो शायद धुलने में नहीं आएगा। लेकिन इरफान साहब, आप नहीं समझते कि इस फतह को हमें अपने हक में अब इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तस्फिया तलब मसाइल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये कशीदगी रहती है, और फिर जो कुछ भारत करता है बलूचिस्तान में और जिसके हवाले से अलग उनके मीडिया पर भी बात होती है, अब इसको हमें दुनिया के सामने बाज़ाब्ता तौर पर रखना होगा, शवाहिद और सबूतों के साथ। जी बिल्कुल ठीक कहती हैं। भारत के पास कोई कलबोशन नहीं है, हमारे पास कलबोशन है जो हमारे बयानिए की तायीद करता है कि भारत क्या कर रहा है। कुछ दिन पहले पहलगाम से जो कुछ जाफर एक्सप्रेस के साथ हुआ, जो शवाहिद भी हमें मिले, जो असला इस्तेमाल हुआ, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हमने इंटरसेप्ट की, उसके बाद हमारी कोताही थी कि हम अपना पूरा मुकदमा दुनिया के सामने नहीं रख सके। एक बिल्कुल झूठा बयानिया तराशने में पहलगाम में उसने कोशिश की, लेकिन हमने ये कोशिश नहीं की, हम उसको पी गए। मेरा ख्याल ये है कि भारत जिस तरह के जराइम में मुलव्वस है, जिस तरह की दहशतगर्दी की वो बाकायदा परवरिश कर रहा है, जिस तरह
बलूचिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे उसने तंजीमें पाली हुई हैं, वज़ाइफ लगाए हुए हैं, असलहा फराहम कर रहा है। हमें बड़ी महारत के साथ अब भारत को बेनकाब करना चाहिए। ये लिहाजदारी का मरहला अब ख़त्म हो चुका है। नंबर एक बात तो ये है। नंबर दो ये है कि अब जबकि भारत बहुत ही डिफेंसिव पोजीशन पे चला गया है, उसके पास कहने को कुछ नहीं रहा, तो कश्मीर का कज़िया जो खुद ब खुद उठाया है, हमने, हमारी कोई एफर्ट नहीं थी उसके अंदर, हमने कोई मुतालबा भी नहीं किया था, कहीं किसी बैन अवी फोरम पे भी नहीं किया था, लेकिन ट्रंप ने एक लीडर के तौर पर यह जाना कि इन दोनों ममालिक के दरमियान कज़िये का, तसादुम का, कशमकश का, कशीदगी का, तनाव का हकीकी सबब क्या है, वो दूर होगा तो ये जंग बंदी 2, 4, 6 दिन की नहीं, ये फिर जंग बंदी हमेशा के लिए उसी वक्त हो सकेगी। सही। तो भारत को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, मेरा ख्याल है, तैयारे गए, राफेल गए, शिकस्त हुई, लेकिन वो इशू जिसको उसने दबा दिया था, दफन कर दिया था अपने तौर पे, और शिमला मुआहदे की रूह से कह दिया था जी कि ये बाहमी चीज है, हम आपस में बात करेंगे। वो जो सिंध ताश को खत्म करते करते उसने शिमला मुआहदे को खत्म कर दिया, और वो कजिया जो हमारा बाहमी था उस मुआहदे के तहत, वो इंटरनेशनलाइज हो गया। सही, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। आज आपकी नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई 1-on-1, वो मार्का हक के हवाले से क्या कहते हैं, उनके क्या तासुरात हैं? देखें, उनके तासुरात, मेरे तासुरात और आपके तासुरात बिल्कुल यकसां हैं, एक पाकिस्तानी के तौर पर और एक ऐसे पाकिस्तानी के तौर पर, बजा तौर पे कहना चाहिए, जिसने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को एक ख़ास मंतकी अंजाम तक लेके आया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसका आगाज़ किया, तमाम लीडरों ने इसमें अपना हिस्सा डाला, लेकिन वो लम्हा आया इसी मई के महीने में, जब ये फैसला करना था कि जनाब हमें एटमी धमाके करने हैं या नहीं करने हैं। अगर आपने एटमी धमाके ना किए होते, अगर 28 मई का दिन आपकी तकवीम से खारिज हो जाता, तो आज आप पाकिस्तान को मुख्तलिफ हालात में देखते। आप ये देखिए नादिया कि मई 28 के बाद से, 1998 के बाद से एक कन्फ्लिक्ट कारगिल में हुआ, जंग नहीं हुई। 98 से लेके अब तक कोई जंग हम अगर शुरू भी हुई है तो जंग आगे नहीं चली। इसलिए हमें भी पता है कि उसके पास एक टोकरी में एटमी अंडे रखे हैं, उन्हें भी पता है कि हमारे पास एटम बम मौजूद हैं, दोनों को पता है कि ये तबाही की अलामत है, लिहाजा दोनों पीछे आहिस्ता आहिस्ता हो जाते हैं। सही। तो इसलिए नवाज शरीफ का खुश होना, मुतमईन होना, जो JF थंडर 17 हमने इस्तेमाल किए, ये नवाज शरीफ साहब का मुआहदा था, वो टेक्नोलॉजी लेके आए, अब वो तैयारे खुद भी बना रहे हैं, खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दोस्त ममालिक को बेच भी रहे हैं। सो नवाज शरीफ इस जंग के अंदर 28 मई के हवाले से, JF थंडर के हवाले से, अपनी दोस्ताना हिकमत अमली के हवाले से, आप देखें कि जो ममालिक हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ दोस्ती की जो काश्तकारी की है, जो दोस्ती की बीज बोए हैं, वो भी नवाज शरीफ ने बोए हैं। चाहे वो चाइना है, चाहे वो टर्की है, चाहे वो आज़रबाईजान है, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो हमारे गल्फ के ममालिक हैं, तो नवाज शरीफ जनरली खुश हैं, कौम के एक बड़े लीडर के तौर पर बहुत खुश हैं, मुतमईन हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे, और इस बात पे खुश थे कि पाकिस्तान फतह याब हुआ है, और ये भी चाहते थे कि हम कोई ना कोई ऐसी सूरत निकलनी चाहिए कि दोनों ममालिक की कशीदगी कम हो, और अगर कोई तीसरा मुल्क इस हमें टेबल पे बिठाता है, अमन की तरफ लेके जाता है, तो पाकिस्तान को बखुशी उस अमल में शरीक होना चाहिए। तो देखिए, बतौर लीडर, बतौर 3 बार वजीर आजम रहने के, जाहिर है कि उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, और इसीलिए शायद इरफान सिद्दीकी साहब, आपने देखा कि इस पूरे पहलगाम वाक़े के बाद से लेके जिस तरह से भारत हर्जा सराई करने की कोशिश कर रहा था, उसने जारियत की, और फिर जिस तरह से हम मार्का हक में फतहयाब भी हुए, और जो कुछ हमारे साथ भारत ने किया, इसीलिए लोग तनकीद कर रहे थे, और वो चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब कुछ ना कुछ इस पर ज़रूर बात करें। लेकिन वो क्यों नहीं बोले? क्या इस बात पर आपकी उनसे कोई बात हुई? आज ये बात ज़ेरे बहस आई, क्योंकि उन्हें काफ़ी तनकीद का निशाना उनके सियासी जो मुखालफीन हैं उन्होंने बनाया। सियासी मुखालफीन जो हैं हमारे और नवाज शरीफ के, वो सियासी मुखालफीन नहीं हैं, वो मुखालफीन हैं जिनके दिलों के अंदर, दिमागों के अंदर बोझ की कीड़ाकारियां भरी हुई हैं। वो नवाज शरीफ बोले
तो भी मुजरिम है कि उसने ये क्यों कह दिया, वो ना बोले तो भी मुजरिम है कि वो चुप क्यों है। वो जो पंजाबी का एक मुहावरा है ना कि आटा गूंदते हुए हिलती क्यों हो तुम, तो मामला ये है कि हमारी कोई अदा उन्हें पसंद नहीं है। नवाज शरीफ ने अगर सड़क पे आके आम एक आदमी की तरह नारा नहीं लगाया तो नवाज शरीफ क्या आपके उस एटमी प्रोग्राम के अंदर मौजूद था या नहीं था, जिसने इस जंग को रोका, जिसने भारत को रोका, जिसने भारत को मजबूर किया कि वो जाके अमेरिका के घुटनों में बैठे, पाँव में बैठे और कहे जंग बंदी कराओ। JF थंडर तैयारे जो हैं वो नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। नवाज शरीफ के मैं शुरू में कह चुका हूं कि अगर 28 मई आपकी तकवीम में ना होता और 28 मई में नवाज शरीफ ने किन हालात में ये किया, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुसल्लह अफवाज के 3 सरबराहों में से 2 ने नवाज शरीफ का साथ नहीं दिया। वो कह रहे थे जी नहीं कोई जरूरत नहीं है एटमी धमाकों की। सिर्फ एक मुसल्लह अफवाज का सरबराह जो था एक सेगमेंट का, उसने हिमायत की। तो आज आप जरा आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिए नवाज शरीफ की तरफ रुख करके और बम्बारमेंट करने का, अगर आपको और कुछ नहीं मिलता, अगर आपको अपनी फतह के शादियाने नहीं बजाने, अगर आपने अपनी फौज के गले में हार नहीं डालने, अगर आपने अपने शहीदों के नगमे नहीं गाने, अगर आपने गाजियों को थपकी नहीं देनी, अगर आपने अपने जख्मियों पर मरहम नहीं रखना और सिर्फ नवाज शरीफ को गाली देनी है, तो कम से कम उसके कारनामे भी देख लेना कि ये जंग की जो फतह आपने हासिल की है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा इरफान साहब। देखिए, आपने एटम बॉम्ब्स का जिक्र किया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। JF-17 का जिक्र किया, दुरुस्त फरमाया। और लेकिन आप नहीं समझते कि ये वो लीडर है जिनसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं। मैं बात तहरीक इंसाफ की नहीं कर रही। आपने लियाकत बलोच साहब का बयान भी देखा होगा, हाफिज नईम का भी देखा होगा, इवन बहुत सारे सहाफी भी ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब कुछ तो कहें, क्योंकि हर फ्रंट पे किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ जरूर कहा है। अपनी तही आम आवाम ने इतना कुछ कहा है, इतना अग्रेशन शो किया है, वो जिसे कहते हैं ना ललकारा है बकायदा भारत को और मोदी सरकार को। तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये लिहाज की हवाले से लोगों में ये सवाल जरूर उठते हैं कि क्यों, आखिर क्या वो इस निजाम से नाराज है इसलिए कुछ नहीं कह रहे, या कोई और बात है? कोई इस निजाम देखें नादिया, इसको जरा इस जाविये से देखिए कि नवाज शरीफ कोई आइसोलेटेड एक शख्सियत नहीं है। नवाज शरीफ इस निज़ाम का हिस्सा है और इस निज़ाम का हिस्सा इस तरह है कि पाकिस्तान के ऊपर उसकी जमात की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून जिसका वो सदर है वो हुक्मरान है, और अगर वो वजीर आजम जो बोलता है वो मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम बोल रहा है, वो नवाज शरीफ बोल रहा है, वो नवाज शरीफ का बयानिया बोल रहा है, बड़े सूबे में, सबसे बड़े सूबे में उसकी बेटी बोल रही है। एक जमात जो है उसका बयानिया पूरी तरह सुबह से शाम तक चलता रहता है, उसमें नवाज शरीफ नहीं बोल रहा होता है। मैं जब बोल रहा होता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो नवाज शरीफ नहीं बोल रहा। बिल्कुल सही। तो सर इसको भी कंफर्म कीजिए ना, इसको भी कंफर्म कर दीजिए कि क्या ये दुरुस्त है जैसे कि अफसार आलम साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब बकायदा 2 दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे जब ये ऑपरेशन कंडक्ट हो रहा था? इज दैट राइट? मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन वो इस्लामाबाद जरूर आए हैं और इस्लामाबाद में रहे हैं, और मेरा ख्याल ये है कि वो तमाम मालूमात जो वज़ीर आज़म के पास आती थी वो उन मालूमात की तक रसाई नवाज शरीफ साहब को भी थी। हर चीज़ में उनकी रहनुमाई भी हासिल थी, उनकी तवज्जो भी हासिल थी, उनकी शफ़क़त भी हासिल थी, उनकी दुआएं भी हासिल थी। सिर्फ उन लोगों को नारे नहीं मिल रहे थे जो कहते हैं नवाज शरीफ चुप है, बाकी नवाज शरीफ हर जगह मौजूद था। अच्छा, आज एक बयान उनसे मंसूब सामने आया जिसमें उन्होंने खुशी का इजहार किया है कि तमाम पार्लिमानी जमातों का यक ज़बान होना मुल्क की दिफा के लिए उसे खुश आइन उन्होंने करार दिया है। और इसी हवाले से आप ये देख रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर भी बार बार ये कहते हैं कि एक सियासी सीज़ फायर भी होना चाहिए। इस हवाले से मैं जानना चाहूँगी इरफान सिद्दीकी साहब, हुकूमत क्या सोच रही है, आपकी जमात क्या सोच रही है? होना चाहिए, अच्छी बात है कि सब मिलकर अब आगे बढ़ें, और इस पर बाकायदा अंसार अब्बासी साहब ने तो बल्कि वो स्टोरी आपने ज़रूर पढ़ी होगी, माशाल्लाह आप पढ़ते भी काफ़ी हैं, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि शहबाज शरीफ साहब की जो कौमी मज़ाकरात की पेशकश है उसे इमरान खान साहब ने कबूल करते हुए बाकायदा ये कहा है कि बस मीडिया की चकोचौंध से दूर रहना है और इस मज़ाकरात में वो हिस्सा लेना चाहते हैं। हो क्या रहा है ये हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान इस वक्त?
देखिए नादिया, पहली बात तो ये है कि जब आप सीज फायर की तरकीब इस्तेमाल करती हैं ना, तो सीज फायर उस वक्त होता है जब दो तरफ से फायर हो रहा होता है। तो सीज फायर का मतलब है फायर ख़त्म कर दो। जब एक फरीक फायर कर रहा हो और दूसरा सिर्फ फायर खा रहा हो, सिर्फ गोलियां खा रहा हो, सिर्फ गालियां खा रहा हो, तो सीज फायर वो फरीक जो कर रहा है वो नहीं करेगा। तो इस वक्त तक PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, हुक्मरान जमातें हों, कोई ऐसा नहीं है जो उन पे बम्बारमेंट कर रहा है। वो 9 मई वो करते हैं, वो अप्रैल में जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया वो करते हैं, तहरीकें वो चलाते हैं। अब फिर वो कह रहे हैं जी कि हम तहरीक चलाएंगे, अभी सांस नहीं लिया, अब हम फतह के जश्न मना रहे हैं, तशक्कुर के दिन मना रहे हैं, और वो फिर तहरीकों पे आ गए। सर एक मिनट, आप बिल्कुल, मैं कता कलामी की रियली माफी चाहूंगी, लेकिन वो कहते हैं कि वो सीज फायर इसलिए कह रहे हैं, कहते हैं हमारी रैलियां तक रोकी गई हैं यौम तशक्कुर की, जिसमें हम फतह मनाना चाह रहे थे, हमें उठा के बंद किया गया। तो कहते हैं आप लोगों ने करनी है ये सियासी सीज फायर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो इस तरह की बातें, इस तरह के बयानिए, इस तरह की बेबुनियाद इल्जामात में वो बड़े माहिर हैं। रैलियां रोकी गई, कौन सी रैली है भाई? 4 बंदे नहीं निकले, रैली आपकी कहाँ निकली है? मुझे बताएं तो सही। तशक्कुर की रैली को छोड़ें, आपने जो एहतजाज की रैलियां निकालने की कोशिश की है बड़े जतन करके, मैं लाहौर में आज बैठा हुआ हूँ, 4 बंदे लाहौर से नहीं निकले आपके। कौन सी रैली है जो आपको रोकेगी? और किसी को रोकने की जरूरत क्या है? इस तरह के इल्जामात इसलिए लगाते हैं कि वो अपने लीडर को बता सकें, जो जेल में बेचारा पड़ा है, कि जी हमने तो बड़ी रैली निकाली थी, वो मरियम नवाज ने रोक ली, वो डंडे मार के रोक ली। भाई बहादुर दलेर जरी आदमी हो तुम, पेट्रोल बम चलाने वाले आदमी हो तुम डंडों से कहाँ रोकते हो? आपके साथ कोई लोग हैं नहीं जो आप बाहर निकलने के लिए तैयार हों। इल्जाम आप हुकूमत को देते हैं, कोई नहीं रोक रहा है इनको। और ये खुद जब कायल हो जाएंगे और मायल हो जाएंगे कि सीज फायर हमने करना है और हमने बात करनी है। मैं खुद उस मुज़ाकराती टीम में रहा हूं, ये कोई बातचीत नहीं करना चाहते, ये आते हैं फिर अभी भी हम अगर इनके राह में फूल बिछाएं, सुर्ख कालीन बिछाएं, कमरे खोलें, गद्दे लगाएं और कहें जी आओ बैठो बात करो, ये एक दूसरे को देखते रहते हैं कि यार हमारे मुंह से कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए जो खान साहब को नागवार गुजरे। और 2 बातें करने के बाद तीसरी बात ये होती है हमें खान साहब से मुलाकात का मौका दें। जी भाई आप में एतमाद नहीं है, आप में यकीन नहीं है, आपको मैंडेट नहीं दिया गया, आप क्या बातचीत करना चाहते? आज भी देखिए, एक कहता है जी कोई बातचीत नहीं हो रही, दूसरा कहता है जी कि एक 10 निकाती फार्मूला मैंने देखा है, एक बड़े एंकर साहब ने निकाल दिया जी कि मामला तय हो गए। कोई मामला तय नहीं हुआ। हाँ एक चीज है सॉलिड जो मौजूद है, वो है शहबाज शरीफ साहब की पेशकश। उस पेशकश के अलावा ना खान साहब से किसी की मुलाकात हुई है, ना हमने कोई एलची भेजा है, ना किसी और तरफ से कोई कासद गया है। वो खुद ही ख्वाब में कासद बनाते हैं, नामे लिखते हैं, पैगाम बनाते हैं, मीडिया को बताते हैं ये हो गया, अगले दिन खुद ही कहते हैं जी नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो एक अजीब आशोभ का शिकार हैं, सुराब में भटक रहे हैं। जहां रेत का टीला नजर आता है तो समझते हैं तालाब है और उसकी तरफ लपकते हैं। वो एक जमात के तौर पर अपना तशख्खुस खो चुके हैं। जब वो एक जमात बनेंगे, संजीदा होंगे, सॉलिड अपना एक एजेंडा बनाएंगे, अपना एक नुक्ता नजर लेके आएंगे। जी हम ये चाहते हैं। वो कहते थे, पहले कहते जी अगर इमरान खान को रिहा नहीं करोगे तो जंग नहीं लड़ोगे। इमरान खान जेल में है, जंग लड़ भी ली, हम फतह याब भी हो गए। अच्छा तो इसका मतलब सुन ले मेरा जुमला तो सुन लें। इमरान खान को नहीं निकालोगे तो इकानमी बर्बाद हो जाएगी। इकानमी भी हमने ठीक कर ली है। भाई किसी फर्द के अंदर होने से ना मुल्क रुकते हैं, ना मुल्कों का आगे बढ़ना रुकता है। जरदारी साहब 10 साल अंदर रहे हैं तो मुल्क चलते रहे, नवाज शरीफ अंदर रहे, मुल्क चलते रहे। ये ऐसी कौन सी शख्सियत है कि अपने जराइम के सिलसिले में जेल में जाएगी तो मुल्क जामिद हो जाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ इरफान सिद्दीकी साहब की जो सोच पाई जाती है वो ये है कि इस मार्के में फतह हासिल की पाकिस्तान ने, और इमरान खान साहब जो उनकी डिमांड भी थी बाहर निकलने की वो भी नहीं हुआ। यानी आप लोगों की पोजीशन आप समझते हैं मजीद मजबूत हुई है? नहीं, आप क्या समझती हैं? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूं कि आप क्या समझते हैं। नहीं, मैं ये कहता हूं कि आपके आसपास बहुत से लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछें वो क्या समझते हैं कि क्या हम कमजोर हुए हैं।
नहीं, हम मजबूत हुए हैं भाई, पाकिस्तान मजबूत हुआ है, आप मजबूत हुई हैं, मैं मजबूत हुआ हूं, हर पाकिस्तान का बच्चा मजबूत हुआ है एक लिहाज से। दूसरे लिहाज से जो मैं कहता हूं कि जो लोग पाक फौज को गाली देते थे, जो लोग जनरल आसिम मुनीर को गाली देते थे, जो लोग सुबह शाम इसी के वजीफे खाते थे, वो कमजोर हुए हैं। जिस तरह मोदी को शिकस्त हुई है, इसी तरह उन्हें भी शिकस्त हुई है।